Hello students, a very warm welcome to this amazing platform of learning called CUET Wala, and together we are preparing for your CUET exam and we are focusing on the subject of legal studies. तो अभी तक हमने legal studies का एक चैप्टर कवर कर लिया है which is your structure of Indian judiciary, जिसमें हमने बहुत सारी चीजें कवर की हैं. हम अभी देखते हैं कि हमने प्रीवियस क्लास में कौन कौन से टॉपिक्स कवर कर लिए हैं. तो अगर हम लास्ट क्लास की बात करें स्पेसिफिकली तो हमने कवर किया है आपका फीचर्स ऑफ इंडियन जुडिशरी कि ये जो हमारी इंडिया में जुडिशरी है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसके फीचर्स कैसे हैं. जिसमें मान लीजिए हमने एक पढ़ा था कि जो हमारे कंट्री की जुडिशियल सिस्टम है वो एक सिंगल एंड इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है. उसके अलावा हमने पढ़ा था कि हमारी जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, और हमने ये भी पढ़ा था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजंस, क्या क्या ऐसे आर्टिकल्स दिए गए हैं जो इंश्योर करते हैं हमारी जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को. उसके बाद हमने बात की थी जुडिशियल रिव्यू की कि जुडिशियल रिव्यू होता क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जुडिशियल रिव्यू कर सकती हैं. जिसमें हमने स्पेसिफिकली पढ़ा था एक हमारा सुप्रीम कोर्ट और दूसरा हाई कोर्ट. ये जो दो कोर्ट्स हैं इनके पास स्पेशल पावर है जुडिशियल रिव्यू की. सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है अंडर आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट के पास पावर है अंडर आर्टिकल 226 कि अगर मान लीजिए पार्लियामेंट या स्टेट असेंबलीज कोई भी ऐसा कानून पास करती है जिससे आपका राइट वायलेट हो रहा है तो आप उसे जुडिशियल रिव्यू करा सकते हैं बाय द ईदर द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट. ये हमने पढ़ा था जुडिशियल रिव्यू के टॉपिक में. फिर हमने बात की थी बेसिक स्ट्रक्चर. ये मैंने आपको डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डिटेल में समझाया था. ये बताया था कौन से केस से आया था, केशव नंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केस से ये प्रिंसिपल स्टार्ट हुआ था. और इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज थी कि इसमें नंबर ऑफ जजेस कितने थे. द बेंच कंसिस्टेड ऑफ 13 जजेस विच इज द हाईएस्ट so far. अब मैं ये दोबारा यहाँ पर क्यों रिपीट कर रही हूँ, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. आपके पिछले साल के पेपर में भी इस पे क्वेश्चन पूछा गया था कि केशव नंद भारती के केस में, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है, उसमें जो नंबर ऑफ जजेस थे वो कितने थे. ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर में मैंने आपको ये भी बताया था कि कौन कौन से फीचर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा हैं. अब उसमें मैंने आपसे एक होमवर्क भी, आपको एक क्वेश्चन असाइन किया था कि और कौन कौन से फीचर्स हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा बन सकते हैं. जैसे कि डेमोक्रेसी है, हमारी गवर्नमेंट रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वो भी हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है. हमारी गवर्नमेंट सेक्युलर गवर्नमेंट होगी, यानी कि सभी रिलीजन्स को एक समान ट्रीट करेगी, वो भी क्या है, वो भी हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है. हमारी जो गवर्नमेंट है या जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हर एक इंडिविजुअल को, हर एक सिटीजन को राइट टू इक्वालिटी देता है, वो भी क्या है, इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आवर बेसिक स्ट्रक्चर. तो इस तरीके से अलग अलग फंडामेंटल राइट्स हैं या कुछ और भी ऐसे फंडामेंटल राइट्स के अलावा भी ऐसी प्रोविजंस हैं जो कि बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा हैं. जिसमें सेपरेशन ऑफ पावर्स की अगर हम बात करें, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू की भी अगर हम बात करें तो वो भी हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है. यानी कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में बदलाव जरूर कर सकते हैं, बट बदलाव करते करते उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसका जो इथॉस है, उसके जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, उसको हम बदल नहीं सकते. फिर हमने बात की थी सेपरेशन ऑफ पावर्स के बारे में. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल मैंने आपको बताया था, और ये किसने दिया था. दिस थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स वाज प्रोपाउंडेड बाय मॉन्टेस्क्यू. अब इसका मैंने आपको इंपॉर्टेंस भी बताया था कि क्या इंपॉर्टेंस है कि जो हमारे गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स हैं, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर, ये तीनों अपने अपने स्फीयर में इंडिविजुअली वर्क करेंगे और कोई भी एक ऑर्गन दूसरे की वर्किंग में इंटरफेयर नहीं करेगा. ये कहता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स. अब इससे ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज हुआ था, जो मैंने आपसे होमवर्क में भी पूछा था कि कौन सा ऐसा आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि सेपरेशन ऑफ पावर्स को रिफ्लेक्ट करता है या इस प्रिंसिपल को रिफ्लेक्ट करता है. ये कौन सा आर्टिकल था, ये मैंने आपको बताया भी था. This was your article 50. ठीक है, so with this we had completed the topic of your chapter of structure of Indian judiciary, जो कि examination point of view से एक बहुत ही important chapter है. Now after the completion of that chapter, now we are proceeding to the next topic, that is your concept of tort law. So the next topic that we are going to be covering is concept of tort law. तो पहले ये देख लेते हैं कि आज की क्लास में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टॉर्ट लॉ,
देन सोर्सेज ऑफ टॉर्ट लॉ, हमारे पास जितने भी कानून हैं, चाहे वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, चाहे वो हमारा प्रॉपर्टी एक्ट है, चाहे वो हमारा फैमिली लॉ है, सभी लॉज के कुछ अलग अलग सोर्सेज हैं। वैसे ही हम आज जानेंगे कि जो हमारा टॉर्ट लॉ है उसका सोर्स क्या है, या वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, उसके बारे में भी आज हम डिस्कस करेंगे। फिर हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ रॉन्गफुल एक्ट, ये भी इसी के फर्दर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है। फिर हम बात करेंगे अलग अलग तरह के टॉर्ट्स के बारे में, जिसमें पहला सबसे चीज जो हम कवर करेंगे दैट विल बी योर कॉन्सेप्ट ऑफ बैटरी एंड असॉल्ट, कि बैटरी क्या होता है, असॉल्ट क्या होता है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी बताऊंगी फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, एंड देन आफ्टर दैट वी विल ऑल्सो कवर द टॉर्ट ऑफ फॉल्स इम्प्रिजनमेंट एंड डेफेमेशन। अब ये वर्ड्स बहुत सारे बच्चों के लिए हो सकता है नए हो, या आपने कभी सुने ना हो, पर हो सकता है सुने हो बट आपको उसका एक्चुअल मीनिंग ना पता हो या क्लैरिटी ना हो। तो आज की क्लास के बाद आपको सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी, सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। एंड लास्टली जो हम हर क्लास में करते हैं, क्वेश्चन एंड आंसर्स, जो भी हम टॉर्ट लॉ के टॉपिक में आज कॉन्सेप्ट्स कवर करने वाले हैं उसके बेसिस पर फिर हम लास्ट में कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, ठीक है। एंड दीज क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन योर प्रीवियस ईयर पेपर पैटर्न, कि जो लास्ट ईयर पेपर आया था, जो इस साल पेपर आया था, उसमें स्पेसिफिकली टॉर्ट लॉ में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, उसके बेसिस पे आई हैव फ्रेम्ड सर्टेन क्वेश्चंस व्हिच वी विल बी डिस्कसिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्लास, ठीक है। नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू लेट अस बिगिन विद द टॉपिक ऑफ टॉर्ट लॉ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू टॉर्ट लॉ। तो टॉर्ट होता क्या है? टॉर्ट वर्ड बहुत सारे बच्चे सोचेंगे ये कहाँ से आ गया, हमने क्रिमिनल लॉ सुना था, हमने सिविल लॉ सुना है, हमने प्रॉपर्टी लॉ सुना है, हमने कॉन्ट्रैक्ट लॉ सुना है, टॉर्ट क्या होता है? तो टॉर्ट एक लैटिन टर्म है। तो कहाँ से ओरिजिनेट हुई है ये टर्म? इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वर्ड टॉर्टम एंड इट इज अ लैटिन टर्म, ऑल राइट। So the word tort has been derived from the Latin term tortum, और इसका मतलब होता है it means twisted. All right. तो tort का मतलब होता है twisted, ये आपको बेसिक मतलब पता चल गया कि ये वर्ड आया कहां से है। अब इसका मतलब क्या है? अब जैसे हमने पढ़ा है कि दो तरह के रॉन्ग्स होते हैं, इधर इट कैन बी अ सिविल रॉन्ग और अ क्रिमिनल रॉन्ग। जो लोग बच्चे लीगल स्टडीज पढ़ भी रहे हैं, या आप डे टू डे लाइफ में भी सुनते होंगे, एडवोकेट्स दो कैटेगरीज के होते हैं बेसिकली, एक सिविल लॉ के और एक क्रिमिनल लॉ के। तो इससे पहले कि हम डिस्कस करें सिविल रॉन्ग और क्रिमिनल रॉन्ग, हम बेसिकली ये जानते हैं कि सिविल लॉ और सिविल रॉन्ग्स और क्रिमिनल रॉन्ग्स में डिफरेंस क्या है, या इनका मतलब क्या है। तो सिविल लॉ में क्या होता है? ब्रॉडली सिविल लॉ में द ऑफेंस इज कमिटेड अगेंस्ट एन इंडिविजुअल। जैसे कि एग्जाम्पल, एक प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है या पार्टीशन का डिस्प्यूट है, ठीक है, या आपने दो लोगों ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कि तुम मुझे 1 तारीख तक हर महीने की 1 तारीख को तो मुझे रेंट प्रोवाइड करोगे। तो ये किसके बीच में एग्रीमेंट है? लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में। लैंडलॉर्ड कहता है कि हर महीने की 1 तारीख को मुझे मेरा रेंट मिल जाना चाहिए। अगर उसमें मैं फ्लेक्सिबिलिटी तुम्हें दे देता हूं कि चलो तुम 5 तारीख तक तो दे ही देना, उससे लेट मत करना, बट अगर तुम उससे लेट करोगे तो मैं तुम्हें एविक्ट कर सकता हूं या घर से निकाल सकता हूं। अब उसने रेंट पे नहीं किया, लैंडलॉर्ड ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। अब वो टेनेंट जो है लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट एक्शन ले रहा है। तो ये क्या, किस तरीके के एक्शंस हैं? ये हमारे सिविल डिस्प्यूट्स हैं, क्योंकि दे आर based on two particular individuals or two group of people or two companies or two association। यहां पर किसी का इंडिविजुअल इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है, ठीक है। जबकि सिविल के अलावा जो दूसरी कैटेगरी है दैट इज योर क्रिमिनल रॉन्ग, here we need to write civil wrong, ठीक है, and here it is criminal wrong।
तो क्रिमिनल रॉन्ग में क्या होता है? क्रिमिनल रॉन्ग इज एन रॉन्ग विच इज डन अगेंस्ट द सोसाइटी, ठीक है? सो इट इज एन ऑफेंस विच इज अगेंस्ट द सोसाइटी एट लार्ज. एग्जाम्पल, मर्डर, रेप एटसेट्रा, ठीक है? तो ये कुछ ऐसे ऑफेंसेस हैं. मान लीजिए ए ने बी का मर्डर किया, तो यहां पर हम इसको ये नहीं कहेंगे कि ये इंडिविजुअलिस्टिक ऑफेंस है, नहीं, हम इसको ये कंसिडर करेंगे ए हैज कमिटेड द ऑफेंस अगेंस्ट द सोसाइटी. क्योंकि जब भी व्हेनेवर सच ऑफेंसेस आर कमिटेड, मर्डर और रेप, यहां पर क्या है, सोसाइटी में भी एक वो क्रिएट होता है, पैनिक क्रिएट होता है, या लोगों के मन में भी ये हो जाता है कि हाँ, अगर इसके अगेंस्ट ऑफेंस कमिट हुआ है तो मेरे अगेंस्ट भी ऑफेंस कमिट हो सकता है. तो यहां पर क्या है, जो सीरियसनेस है, सीरियसनेस ऑफ ऑफेंस इज वेरी हाई, ये लेस सीरियस ऑफेंसेस हैं. तो सिविल रॉन्ग को हम कह सकते हैं यहां पर दे आर लेस सीरियस काइंड ऑफ ऑफेंसेस, और क्रिमिनल रॉन्ग जो है हमारे, दे आर मोर सीरियस काइंड ऑफ ऑफेंसेस. तो इसीलिए क्योंकि ये लेस सीरियस है तो इनकी पनिशमेंट भी लेस सिवियर होती है. तो यहां पर पनिशमेंट क्या हो सकती है, यहां पर यूजुअली सिविल रॉन्ग्स में द पनिशमेंट इज इन द फॉर्म ऑफ डैमेजेस, या इसको हम कॉम्पनसेशन भी कह सकते हैं कि तुम्हारी वजह से मेरा नुकसान हो गया, तुमने अपना कॉन्ट्रैक्ट की ड्यूटी थी वो फुलफिल नहीं की, उसकी वजह से मुझे इतना नुकसान हुआ, तो तुम्हें इसकी भरपाई करनी पड़ेगी, या तुम्हें मुझे डैमेजेस या कॉम्पनसेशन देनी पड़ेगी. अब यहां पर क्या है, क्रिमिनल रॉन्ग सीरियस नेचर के ऑफेंस है, दे आर कंसीडर्ड एज ऑफेंस अगेंस्ट द सोसाइटी. तो यहां पर जो पनिशमेंट है वो हार्श है. यहां पर पनिशमेंट क्या होगी, पनिशमेंट यहां पर या तो आपको इम्प्रिजनमेंट यानी कि आपको जेल में भेजा जा सकता है, या आप पर फाइन लगाया जा सकता है, या कुछ ऑफेंसेस में डेथ पेनल्टी भी दी जा सकती है, ठीक है? अब जो हमारा टॉर्ट है वो कौन सी कैटेगरी में आता है, क्या वो सिविल रॉन्ग में आता है या वो क्रिमिनल रॉन्ग में आता है? जो हमारा टॉर्ट है इट इज कंसीडर्ड एज अ सिविल रॉन्ग. क्यों? क्योंकि वहां पर भी ऑफेंस तो इंडिविजुअल के अगेंस्ट ही हो रहा है, बट इट इज नॉट एज सीरियस एज द क्रिमिनल रॉन्ग, क्योंकि वहां पर जो पनिशमेंट है इट इज डन इन द फॉर्म ऑफ डैमेजेस. तो टॉर्ट में हमेशा जब कोई भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के अगेंस्ट टॉर्ट कमिट कर देता है तो वहां पर जिस व्यक्ति को इंजरी हुई है वो डैमेजेस क्लेम करता है, ठीक है? अब कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. मान लीजिए आपके घर के सामने आपका जो पड़ोसी है रोज आपके घर के सामने कूड़ा फेंक देता है, तो क्या आप कोर्ट में जाके ये कहोगे इसको जेल में भेजो, इसको 10 साल की सजा होनी चाहिए? नहीं. तो जो ये ऐसे छोटे मोटे पेटी ऑफेंसेस होते हैं इनके लिए हम रेमेडी लेने के लिए जाते हैं टॉर्ट लॉ में. वहां पर क्या कोर्ट कहेगा कि आपकी वजह से उनको न्यूसेंस या प्रॉब्लम क्रिएट हुई या अनॉयंस क्रिएट हुई, उसके लिए आपको इनको कॉम्पनसेशन देनी पड़ेगी, ठीक है? या आपका पड़ोसी है जो बहुत ही लाउड म्यूजिक प्ले करता है रोज रात को, उसकी वजह से आपको डिस्टरबेंस कॉज हो रही है, तो वहां पर क्या है, उसके लिए आप उसे जेल थोड़ी भेज दोगे. उसके लिए क्या है कि आपकी वजह से जो मुझे प्रॉब्लम क्रिएट हुई, जो अनॉयंस क्रिएट हुई, उसकी कॉम्पनसेशन आपको मुझे देनी पड़ेगी. तो इस तरीके से जो लेस सीरियस काइंड ऑफ क्रिमिनल रॉन्ग्स हैं उनकी पनिशमेंट हमें कहाँ मिलती है, टॉर्ट्स के अंदर. जो हायर या सीरियस ऑफेंसेस हैं उनके अंदर, उनके लिए हम जाते हैं क्रिमिनल रॉन्ग्स में. आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड विद दिस. तो हमारा जो टॉर्ट लॉ है इट इज व्हाट, टॉर्ट लॉ इज, या सिंपली इफ वी राइट, a tort is a civil wrong. So tort is what? It is a civil wrong. So you cannot say it is a criminal wrong. क्यों? क्योंकि tort में जो punishment है वो क्या होती है? In the torts the punishment is in the form of damages. ठीक है? सो टॉर्ट्स में हमेशा जो पनिशमेंट है इन द फॉर्म ऑफ डैमेजेस या कॉम्पनसेशन होती है. अब इसके बाद वेदर टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग, दिस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड टू यू. अब इसमें इसके बाद हम एक और चीज देखते हैं कि व्हाट आर द एसेंशियल्स टू कॉन्स्टिट्यूट अ टॉर्ट. हम कब कहेंगे कि एक टॉर्ट कमिट हुआ है? सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर द एसेंशियल्स टू कॉन्स्टिट्यूट
अ टॉर्ट, हम कब कहेंगे कि हाँ जी एक टॉर्ट कमिट हो गया है? तो सबसे पहले देयर इज अ ब्रीच ऑफ राइट। आपकी वजह से किसी का कोई राइट ब्रीच हुआ है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, आपका जो पड़ोसी है बहुत लाउड म्यूजिक प्ले करता है रात को, आप पढ़ नहीं पाते हो या आप सो नहीं पाते हो चैन से, तो उससे क्या है, आपका राइट वायलेट हो रहा है। तो वहां पर क्या है, इट इज अ ब्रीच ऑफ राइट। सबसे पहली कंडीशन क्या है, देयर हैज टू बी अ ब्रीच ऑफ राइट, ठीक है। और उस ब्रीच की वजह से सम सॉर्ट ऑफ इंजरी इज कॉज्ड, ठीक है। आपको किसी भी तरीके का नुकसान हो रहा है, वो मेंटल इंजरी भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि फिजिकल फॉर्म में भी इंजरी होगी, आपकी प्रॉपर्टी को कोई इंजरी होगी। अगर आपको कोई मेंटली भी परेशान कर रहा है, दैट कैन ऑल्सो बी कवर्ड ओवर हियर। फिर तीसरा, डैमेजेस, कि जो आपका राइट वायलेट हुआ उसकी वजह से जो आपको इंजरी कॉज हुई, उसके लिए आप कुछ फॉर्म ऑफ डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेंशियल्स विच मस्ट बी फुलफिल्ड जब भी आप टॉर्ट के अंदर किसी के से कोई कॉम्पनसेशन क्लेम करना चाहते हो। अब इसमें एक और चीज है जैसे मैंने आपको बताया, यहां पर जो डैमेजेस हैं, टॉर्ट्स में हम डैमेजेस क्लेम करते हैं, तो ये जो डैमेजेस हैं ये भी दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं हमारे लिक्विडेटेड और दूसरा अनलिक्विडेटेड। तो डैमेजेस की भी दो कैटेगरीज हैं। तो लिक्विडेटेड डैमेजेस क्या होती हैं? लिक्विडेटेड डैमेजेस वो होती हैं विच आर प्री डिसाइडेड बाय द पार्टीज। अब प्री डिसाइडेड बाय पार्टीज का क्या मतलब है कि कल को तुमने अगर इस कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो नहीं किया और उसकी वजह से मुझे कोई भी नुकसान हुआ तो तुम मुझे 1,00,000 रुपए डैमेजेस दोगे। तो यहां पर उन्होंने ऑलरेडी डिसाइड कर रखा है कि कितने डैमेजेस देने पड़ेंगे नुकसान होने पे, 1,00,000। तो दे आर प्री डिसाइडेड, सो दे आर लिक्विडेटेड डैमेजेस। अब अनलिक्विडेटेड डैमेजेस क्या होते हैं? दे आर नॉट प्री डिसाइडेड, दे आर डिसाइडेड बाय द कोर्ट। यहां पर कौन डिसाइड करता है? पार्टीज। और अनलिक्विडेटेड में कोर्ट डिसाइड करता है कि कितनी कॉम्पनसेशन एडिक्वेट है या कितनी कॉम्पनसेशन हमें उस व्यक्ति को या विक्टिम को पे करनी चाहिए, ठीक है। सो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, लिक्विडेटेड डैमेजेस, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अब ये समझाने का पॉइंट क्या है, अब यहां से आपको ये जानना है कि जब जो टॉर्ट्स के अंदर डैमेजेस दिए जाते हैं, कि कोई भी किसी व्यक्ति ने आपके अगेंस्ट कोई टॉर्ट कमिट किया, आप डैमेजेस क्लेम कर रहे हो, तो क्या आप लिक्विडेटेड डैमेजेस क्लेम करोगे या अनलिक्विडेटेड? सो टॉर्ट लॉ में अनलिक्विडेटेड डैमेजेस क्लेम किए जाते हैं, ठीक है। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड। टॉर्ट लॉ में हमेशा अनलिक्विडेटेड डैमेजेस क्लेम किए जाते हैं, ना कि लिक्विडेटेड, क्योंकि टॉर्ट तो किसी के अगेंस्ट भी कमिट हो सकता है। आप बहुत ज्यादा लाउड म्यूजिक प्ले कर रहे हो, आपका कोई भी पड़ोसी उठ के आ जाएगा कि हाँ मुझे डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है, तो वो कोर्ट जाएगा और वो कॉम्पनसेशन क्लेम करेगा। यहाँ आप दोनों के बीच में प्रायर एग्रीमेंट तो नहीं हुआ ना कि कल को तुमने जोर से म्यूजिक बजाया तो तुम्हें 10,000 रुपए देने पड़ेंगे, नहीं। यहाँ पे प्री डिसाइडेड नहीं है पार्टीज के बीच में, इसलिए कोर्ट डिसाइड करेगा, और इसलिए ये हमारे अनलिक्विडेटेड डैमेजेस की कैटेगरी में आ जाएंगे, ठीक है। सो आफ्टर दिस लेट्स मूव फर्दर। आई होप टॉर्ट सबको समझ में आ गया है कि टॉर्ट होता क्या है, ओरिजिनेट कहां से हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसके एसेंशियल्स क्या हैं, कि आपको टॉर्ट के अंदर अगर एक्शन लेना है तो आपको क्या क्या चीजें, क्या क्या कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेंगी, ठीक है। उसके बाद लिक्विडेटेड और अनलिक्विडेटेड डैमेजेस में डिफरेंस क्या है, टॉर्ट के अंदर हम कौन से डैमेजेस क्लेम करते हैं, और एक और जो पॉइंट हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर किया था कि टॉर्ट जो है वेदर इट इज अ सिविल रॉन्ग और इट इज अ क्रिमिनल रॉन्ग। तो टॉर्ट क्या है, इट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सिविल रॉन्ग। सो आई होप यहां तक सब कुछ समझ में आ गया है। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई विल बी आंसरिंग टू योर डाउट्स देयर ओनली, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, सोर्स ऑफ टॉर्ट लॉ। अब जैसे हमारे फैमिली लॉज हैं, डाइवोर्स के लॉज हैं, मेंटेनेंस के लॉज हैं, या हमें किसी से कॉम्पनसेशन लेनी है, एडॉप्शन के लॉज हैं, मैरिज के लॉज हैं, वो क्या है, हमारे जो एंशिएंट लॉज हैं, जो हमारे हिंदू लॉज में अलग लिखा हुआ है, मुस्लिम लॉज में अलग अलग लिखा हुआ है, वो क्या है, हमारे सोर्स हैं उन लॉज के। उसी तरीके से हमारे जो
इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसका सोर्स क्या है? स्टैच्यूट, जो हमारे गवर्नमेंट ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनाया हुआ है। वैसे ही ऑफेंसेस को पनिश करने के लिए इंडियन पिनल कोड बनाया गया है। क्रिमिनल ऑफेंसेस को पनिश करने के लिए प्रोसीजर के लिए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बनाया गया है। वो सब क्या है? स्टैच्यूट्स हैं। तो क्या टॉर्ट लॉ का भी हमारे पास कोई स्टैच्यूट है? जैसे हमारे पास इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, क्या हमारे पास इंडियन टॉर्ट लॉ है या इंडियन टॉर्ट कोड है? नहीं। जो हमारे टॉर्ट लॉ है उसका जो सोर्स है वो हमारे जुडिशियल डिसीजंस है। यानी कि समय समय पर जो भी हमारे जुडिशरी के डिसीजंस आते हैं उनको फॉलो करके हम अपना टॉर्ट लॉ का कॉन्सेप्ट को इवॉल्व करते जा रहे हैं। अब वो जो जुडिशियल डिसीजंस हैं वो जरूरी नहीं है कि हमारी कंट्री के कोर्ट्स के ही होंगे, वो डिसीजंस फॉरेन कोर्ट के जुडिशियल डिसीजंस भी हो सकते हैं। ठीक है, सो द सोर्स ऑफ टॉर्ट लॉ इज नॉट एनी स्टैच्यूट, नॉट एनी कस्टम, बट इट इज सोली द जुडिशियल डिसीजंस ऑफ द वेरियस कोर्ट्स। ठीक है, सो व्हाट आर द source of tort law is your judicial decisions। ठीक है, तो ना तो आपके स्टैच्यूट्स हैं, ना तो स्टैच्यूट्स है हमारे पास कोई टॉर्ट लॉ के, ना हमारे पास कोई कस्टम्स हैं। ठीक है, कि कोई पुरानी प्रथा चलती आ रही है उसको हम कानून की तरह मान लेते हैं, नहीं। हमारे जो टॉर्ट लॉ का जो हमारा वो है सोर्स है, इट इज सोली एंड सोली योर जुडिशियल डिसीजंस। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं काइंड्स ऑफ रॉन्गफुल एक्ट। अब रॉन्गफुल एक्ट क्या होता है? कोई भी ऐसा एक्ट जो रॉन्गफुल है, इलीगल है, अनलॉफुल है, जिससे किसी का कोई राइट वायलेट हो रहा है, जिससे किसी को कोई इंजरी हो रही है। अब ये रॉन्गफुल एक्ट दो तरीके के हो सकते हैं, इंटेंशनल और नेग्लिजेंट। अब इंटेंशनल क्या होता है? यानी कि आपने जानबूझकर, जब हम कहते हैं ना नहीं नहीं ये गलती से नहीं हुआ, ये उसने सोच समझ के प्लानिंग करके बिल्कुल उसकी मन मर्जी से ये ऑफेंस कमिट हुआ है, अब वो ये डिफेंस नहीं ले सकता कि मुझसे गलती से हो गया। तो इंटेंशन का क्या मतलब है? आपने सोच समझकर अपनी पूरी होशो हवास में जब कोई ऑफेंस कमिट किया है उसे हम कहते हैं इंटेंशनल रॉन्ग। यानी कि विद द इंटेंशन, विद योर intention you do a wrongful act। यानी कि सब कुछ सोच समझ के, आपको पता है मैं ये एक्ट करूंगा तो इससे अगले व्यक्ति का ये नुकसान हो सकता है, या उसकी प्रॉपर्टी डैमेज हो सकती है, या उसको इंजरी कॉज हो सकती है, या उसको अनॉयंस कॉज हो सकती है, उसको कोई डिस्टरबेंस हो सकती है, तो वो सब क्या है? इंटेंशनल टॉर्ट्स, इंटेंशनल रॉन्गफुल एक्ट्स। जैसे कि अब मुझे पता है मैं आपको धक्का दूंगी तो आप आगे गिरोगे, आपको चोट लगेगी, वो क्या है? इंटेंशनल रॉन्गफुल एक्ट है। वहीं अगर हम नेग्लिजेंस की बात करें, नेग्लिजेंट एक्ट है वेयर इंटेंशन इज नॉट देयर, इंटेंशन इज नॉट प्रेजेंट। अब नेग्लिजेंट को हम कैसे? रेकलेसनेस भी कह देते हैं, कि आपने ध्यान ही नहीं दिया, लापरवाह है, ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। अब जैसे मैंने आपको बताया, एक कोई व्यक्ति किसी को धक्का देके गिराता है, वो क्या है? इंटेंशनल रॉन्गफुल एक्ट। अब नेग्लिजेंट रॉन्गफुल एक्ट, जैसे आप इस फोटो में देख पा रहे हैं, कोई चलता हुआ व्यक्ति, आप रास्ते में मान लो केले का छिलका फेंक देते हो, उस पे फिसल के कोई गिर जाता है। अब आपकी कोई इंटेंशन नहीं थी उस दूसरे व्यक्ति को गिराने की, बट आपने लापरवाही की, आपकी लापरवाही की वजह से किसी को चोट लगती है, इंजरी होती है, तो वो नेग्लिजेंट रॉन्गफुल एक्ट है। ठीक है, तो ऐसे ही टॉर्ट लॉ में दो क्लासिफिकेशन है, इंटेंशनल रॉन्गफुल एक्ट एंड नेग्लिजेंट रॉन्गफुल एक्ट। अब पहले हम कैटेगरी जो पढ़ने वाले हैं, दैट विल बी योर इंटेंशनल रॉन्गफुल एक्ट। यानी कि जब कोई सोच समझ के प्लानिंग के साथ कोई ऐसी चीज करता है जिससे दूसरे सामने वाले व्यक्ति को कोई इंजरी कॉज हो जाती है। ठीक है, सो पहला जो रॉन्गफुल एक्ट है वो है बैटरी एंड असॉल्ट। ठीक है, असॉल्ट एंड बैटरी। इसका मैं आपको सबसे पहले एक एग्जांपल दे देती हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मान लीजिए कोई व्यक्ति दूर से डंडा लेके भागता हुआ आ रहा है आपके सामने, और वो कह रहा है कि आज तो मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा, आज तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। वो देख के या वो सुन के आप घबरा जाते हो, वो क्या है? एक तरीके का असॉल्ट है। यानी कि असॉल्ट मतलब एप्रीहेंशन ऑफ एनी फियर,
और इंजरी इन योर माइंड, यानी कि आपको डर लग गया कि ये व्यक्ति मुझे इंजरी कॉज कर सकता है, ये व्यक्ति मुझे चोट मार सकता है, या ये मेरी प्रॉपर्टी को डैमेज कर सकता है। सामने वाला व्यक्ति कुछ ऐसा एक्ट कर रहा है अपने पार्ट पे जिससे आपको खतरा महसूस होता है कि या तो वो आपको कोई नुकसान पहुंचा देगा या आपकी प्रॉपर्टी को डैमेज कर देगा। सो व्हाट इज असॉल्ट? असॉल्ट के लिए अगर आपको, असॉल्ट क्या है? इट इज वन ऑफ योर इंटेंशनल टॉट। तो असॉल्ट क्या है? इंटेंशनल टॉट है। आई विल राइट इट डाउन हियर। सो बोथ ऑफ देम आर व्हाट? आपकी इंटेंशनल टॉट की कैटेगरी में आते हैं। अब मैं ये यहाँ पे क्यों लिख रही हूँ? क्योंकि ये आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि असॉल्ट और बैटरी में इंटेंशन होना जरूरी है या नहीं है। सो यहाँ पर इंटेंशन होना यानी कि बैड इंटेंशन होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। अब असॉल्ट में क्या है? असॉल्ट में देयर इज ऑलवेज एन एप्रीहेंशन और फियर ऑफ इंजरी, ठीक है। आपको या आपकी किसी प्रॉपर्टी को कोई इंजरी हो सकती है तो वहां पर आपको वो डर या आपके मन में वैसी मंशा, आपके मन में वो एप्रीहेंशन या फियर कॉज हो जाता है, उसे हम कहते हैं असॉल्ट, ठीक है। तो असॉल्ट क्या है? इट इज अ टॉट। अब इसके साथ ही दूसरा शब्द आता है बैटरी। नेक्स्ट कम्स बैटरी। अब ये आपके फोन में डलने वाली बैटरी नहीं है या चार्ज करने वाली बैटरी नहीं है। बैटरी एक टॉट है जिसके लिए आपको पनिशमेंट मिल सकती है। अब बैटरी क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया, कोई व्यक्ति डंडा लेके भागता हुआ आ रहा है, आप डर गए, अब आके उसने उस डंडे से आपको मार दिया, आपको इंजरी कॉज हो गई, तो वो क्या है? दैट इज बैटरी। बैटरी मतलब एक्चुअल इंजरी इज कॉज्ड। यहाँ पे तो सिर्फ आपको डर लग रहा है कि आपको चोट लग सकती है या आपकी प्रॉपर्टी डैमेज हो सकती है। बैटरी में एक्चुअली आपको इंजरी हो जाती है, आपको एक्चुअल में कोई डैमेज कॉज हो जाता है। सो बैटरी में एक्चुअल इंजरी इज कॉज्ड, इंजरी और डैमेज इज कॉज्ड। ऑलराइट, सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन द टू। यहां पर क्या होता है? असॉल्ट में देयर इज जस्ट एप्रीहेंशन और फियर कि आपको इंजरी कॉज हो सकती है, जबकि बैटरी में क्या होता है? आपको एक्चुअल इंजरी कॉज हो जाती है। मैं इसको आपको एक और एग्जांपल देके समझाती हूँ। इसमें क्या है? इफ समबडी इज शोइंग देयर फिस्ट टू यू, कोई आपको मुक्का दिखा रहा है, तो क्या है? आप डर जाओगे ना, उसने आपको एक्चुअल इंजरी नहीं कॉज की। Till the time they are showing their fist to you, it is just assault. But the moment they hit you, जैसे ही वो आपको हिट करते हैं अपने फिस्ट के साथ, आपको कोई इंजरी कॉज होती है, it will amount to battery. वैसे ही if somebody is carrying a hot glass of water, burning hot glass of water or oil, और वो आपकी तरफ लेके भागते हैं, आपको यूं लगेगा कि ये व्यक्ति तो ये मुझ पे फेंक देगा, मुझे इंजरी कॉज हो जाएगी। जब तक वो आप पे नहीं फेंकता है या आपको उससे कोई इंजरी कॉज नहीं होती है, इट विल जस्ट अमाउंट टू असॉल्ट, इट विल नॉट रिजल्ट इन बैटरी। सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन द टू। असॉल्ट में सिर्फ आपको लगेगा कि आपको इंजरी कॉज होने वाली है, बट आपको एक्चुअल इंजरी कॉज नहीं होती है। सो देयर इज जस्ट एप्रीहेंशन और फियर ऑफ इंजरी, and in case of battery there is actual injury or damage which is caused to you. So this is also very important from your examination point of view. इसमें डिफरेंस पूछा जा सकता है। पहली चीज तो ये क्या पूछ सकते हैं कि क्या बैटरी और असॉल्ट इंटेंशनल रॉन्गफुल एक्ट है या नेग्लिजेंट रॉन्गफुल एक्ट है। सो इसका आंसर होगा यहाँ पर इंटेंशन होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर कोई कहे नेग्लिजेंटली हो गया, दैट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज असॉल्ट और बैटरी। दूसरा, इनका जो डिफरेंस है, यहाँ पे एक्चुअल इंजरी कॉज हो रही है और असॉल्ट में सिर्फ डर है आपको कि आपको इंजरी कॉज हो सकती है, ठीक है। सो आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ टॉट। विद दिस नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ टॉट, which is your concept of false imprisonment. A false imprisonment क्या है? This is another category of your intentional tort. तो यहां पर भी इंटेंशन प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। इट इज नॉट अ नेग्लिजेंट टॉर्ट, ओनली एंड ओनली इफ द इंटेंशन विल बी प्रेजेंट, तभी एक व्यक्ति को फॉल्स इम्प्रिजनमेंट के टॉर्ट के लिए पनिश किया जा सकता है, या तभी आप फॉल्स इम्प्रिजनमेंट के टॉर्ट के अंदर उससे डैमेजेस या कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकते हो।
तो यहाँ पर हम पहले एसेंशियल्स की बात करते हैं कि जैसे हमने असॉल्ट और बैटरी का पढ़ा कि वहां पर क्या एसेंशियल्स थे, असॉल्ट के लिए एप्रीहेंशन और फियर और बैटरी के लिए एक्चुअल इंजरी, वैसे ही फॉल्स इम्प्रिजनमेंट के लिए क्या एसेंशियल है। सबसे पहले हम ये जानते हैं, आपको इम्प्रिजनमेंट सुन के ही क्या दिमाग में आ रहा होगा कि कहीं किसी को जेल में बंद कर दिया होगा। नहीं, जेल में बंद करना ही जरूरी नहीं है, इसमें यह भी हो सकता है किसी व्यक्ति को उसके घर के किसी कमरे में बंद कर दिया जाए। अब फॉल्स इम्प्रिजनमेंट क्या है? फॉल्स इम्प्रिजनमेंट समझने से पहले ये समझो लॉफुल इम्प्रिजनमेंट क्या होगा। लॉफुल इम्प्रिजनमेंट क्या होगा? मान लो किसी व्यक्ति ने कोई ऑफेंस कमिट किया है और जो कोर्ट है उसको सजा देता है कि तुमने ये ऑफेंस कमिट किया और एंड यू विल हैव टू गो थ्रू डिटेंशन, यानी कि तुम्हें 10 साल के लिए जेल भेजा जाएगा। अब वो क्या है? वो भी इम्प्रिजनमेंट है, बट वो लॉफुल डिटेंशन है, वो लॉफुल इम्प्रिजनमेंट है क्योंकि वो कानून के द्वारा ऑर्डर किया गया है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट टॉट कैसे है? मान लो आप स्कूल में हो, क्लास में बैठ के पढ़ाई कर रहे हो और बाहर से आपका कोई रूम या लॉक करके चला जाता है, तो वो क्या है? फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। और फॉल्स इम्प्रिजनमेंट को टॉट क्यों बनाया गया है? क्योंकि ऐसा करने पे आपकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, आपका राइट वायलेट हो जाता है। तो यहां पर भी हम क्या देखेंगे, क्या टॉट के 3 एसेंशियल्स कंप्लीट हैं? हाँ जी। सबसे पहले तो आपका राइट वायलेट हुआ, कैसे? कि आप मूवमेंट नहीं कर सकते, आप इस रूम से बाहर नहीं जा पाओगे क्योंकि somebody has locked the door from outside। दूसरा, उससे आपको इंजरी कॉज हुई, हाँ, आपको मेंटल एगनी, आपको एकदम से प्रेशर फील होता है दैट व्हाट डू आई डू नाउ, वेयर डू आई गो नाउ, हाउ डू आई अप्रोच द अदर पीपल। ठीक है, क्या इसके लिए आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हो? एब्सोल्युटली कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपका लीगल राइट वायलेट हुआ है। सो आई होप एवरीवन ऑफ यू हैव अंडरस्टूड फॉल्स इम्प्रिजनमेंट होता क्या है। अब हम देखते हैं कि इसके एसेंशियल्स क्या हैं। सो सबसे पहले इंटेंशन प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है, जो मैंने यहाँ ऑलरेडी लिख दिया है कि इट इज एन इंटेंशनल टॉट नॉट ए नेग्लिजेंट टॉट। ठीक है, फिर अनलॉफुल डिटेंशन। अनलॉफुल डिटेंशन मतलब बिना लॉ की परमिशन के। लॉ की परमिशन से कब होगा? मान लो कि जब गवर्नमेंट को लगता है कि ये व्यक्ति हैबिचुअल ऑफेंडर है, ये कल को कोई ऑफेंस कमिट कर सकता है, और वो किसी इंडिविजुअल को कहते हैं जाके उसे अरेस्ट कर लो, तो वो क्या है? वो तब लॉफुल डिटेंशन है, तब आप उसे फॉल्स इम्प्रिजनमेंट का टाइटल नहीं दे सकते। या आपने कोई ऑफेंस कमिट किया और आपको जेल में भेज दिया गया, वहां पे भी आपकी मूवमेंट तो रिस्ट्रिक्ट होगी, बट वो एक लॉफुल डिटेंशन है, वो भी फॉल्स इम्प्रिजनमेंट की कैटेगरी में नहीं आएगा। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट है, रिस्ट्रेंट ऑन मूवमेंट, यानी कि आपकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो गई, आप एक जगह से बाहर नहीं जा सकते, आपका जो एरिया ऑफ मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट हो गया, आप एक पर्टिकुलर रूम से बाहर नहीं जा सकते, एक बिल्डिंग से अगर बाहर नहीं जा पा रहे हो, तो वो भी क्या होगा? इट विल अमाउंट टू फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, देन इज योर नॉलेज ऑफ प्लेंटिफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो फोर्थ एसेंशियल है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि जिस व्यक्ति को आपने उस कमरे में बंद किया है, जिसकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट की है, उसकी नॉलेज में भी तो होना चाहिए ना कि वो बाहर नहीं जा पाया। अब मान लो कि 1 घंटे की क्लास है, आप किसी को, वो बच्चा सिंसियरली लेक्चर अटेंड कर रहा है, पढ़ रहा है, उसको पता ही नहीं है कि आपने बाहर से रूम लॉक कर रहा है। एज सून एज ही इज अबाउट टू लीव द क्लास, आप बाहर से जाके लॉक खोल देते हो, तो उसको तो एक्चुअल में उसकी नॉलेज में ही नहीं आया कि आपने कभी रूम बाहर से लॉक भी किया था, तो उसकी नॉलेज में ही नहीं आया, तो वो कभी भी फॉल्स इम्प्रिजनमेंट की कैटेगरी में नहीं आएगा। सो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट तभी माना जाता है जब जिस व्यक्ति को आपने किसी कमरे में या किसी बिल्डिंग में बंद किया है, उसे भी वो चीज पता होनी चाहिए, तभी तो उसके मन में ये आएगा ना कि मेरी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो गई, अब मैं बाहर भी नहीं जा सकता। ठीक है, सो ये जो फोर्थ पॉइंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये भी आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, ये चारों एसेंशियल्स, कि क्या फॉल्स इम्प्रिजनमेंट के लिए इंटेंशन होना जरूरी है, दूसरा क्या उसकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होना जरूरी है, तीसरा क्या प्लेंटिफ की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, और चौथा अनलॉफुल डिटेंशन ही होगा, तभी हम उसको फॉल्स इम्प्रिजनमेंट की कैटेगरी में काउंट कर सकते हैं। ठीक है, सो आफ्टर दिस लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट काइंड ऑफ टॉट, दैट इज योर डेफेमेशन। डेफेमेशन क्या होता है? अगर आप लोग न्यूज़पेपर थॉरली पढ़ते हो, इफ यू आर अवेयर अबाउट द करंट लीगल फैक्ट्स, तो डेफेमेशन का मतलब हिंदी में होता है मानहानि। जब आप किसी की रेप्यूटेशन को हार्म करते हो, ठीक है, जब आप किसी की रेपुटेशन इन पब्लिक एट लार्ज, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे उसकी इमेज को, रेपुटेशन को खराब कर रहे हो, उसे हम कहते हैं डेफेमेशन। तो डेफेमेशन भी क्या है? इट इज एन इंटेंशनल टॉट। ठीक है,
यहां पर भी किसी व्यक्ति को तभी डेफेमेशन के लिए पनिशमेंट दी जाएगी जब उसकी इंटेंशन प्रेजेंट होगी। अगर उसने वो कोई भी चीज इंटेंशनली नहीं की है तो उसके लिए उसको पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। सो इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट डज द डेफेमेशन वर्ड मीन्स? इट मीन्स लोअरिंग डाउन द रेपुटेशन in the eyes of जनरल पब्लिक। यानी कि जब दो लोग, मान लीजिए हस्बैंड वाइफ हैं, वो अपने घर में लड़ाई कर रहे हैं, एक दूसरे को कुछ भी कह रहे हैं, जो कि किसी थर्ड पर्सन की नॉलेज में आ ही नहीं रहा है कि वो लोग घर में क्या बात कर रहे हैं। अब कल को उसकी वाइफ बाहर जाके कहती है कि ये तो मेरी डेफेमेशन हो गई, इसने मेरी रेपुटेशन खराब कर दी। ही विल सिंपली से नो थर्ड पर्सन नोज दैट व्हाट वाज गोइंग ऑन इन द हाउस। ठीक है, जब तक किसी थर्ड पर्सन की नॉलेज में वो बात नहीं आती है, उसे हम रेपुटेशन को हार्म करना कैसे कह सकते हैं? इट विल नॉट अमाउंट टू डेफेमेशन। इसका एक और एग्जाम्पल मैं अगर आपको दूं, सपोज देयर इज अ पर्सन ए, he writes letters to this person B, जिसमें वो उसको अब्यूज करता है या उसको डिफेम करता है या उसकी रेपुटेशन को हार्म करने वाली चीजें लिख के उसको भेजता है। अब ये लेटर सिर्फ B पढ़ता है, रस्ते में उन लेटर्स को कोई नहीं छेड़ता, कोई उनको पढ़ता नहीं, किसी की नॉलेज में नहीं है कि उसमें क्या लिखा हुआ है। सो विल इट अमाउंट टू डेफेमेशन? नो, क्योंकि यहां पर भी किसी थर्ड पर्सन की नॉलेज में तो कुछ आ ही नहीं रहा। तो रेपुटेशन जब तक हम कब कहेंगे कि रेपुटेशन हार्म हो गई? जब किसी थर्ड पर्सन की नॉलेज में वो बात आती है। सो डेफेमेशन के लिए अगर आपको किसी को पनिश करना है, डेफेमेशन के टॉर्ट के अंदर आपको कोई कॉम्पनसेशन क्लेम करना है, तो ये प्रूव करना बहुत जरूरी है दैट सम थर्ड पर्सन इज अवेयर अबाउट दीज फैक्ट्स। अब हम इसकी एक्सेप्शंस की भी बात कर लेते हैं कि हम कब कहेंगे कि डेफेमेशन नहीं है। मान लीजिए कोई एक एडिटर है, न्यूज़पेपर में वो अपने आर्टिकल्स लिखता है और उसने किसी एक मिनिस्टर के बारे में, किसी एमपी के बारे में या किसी रिनोन्ड पर्सन के बारे में कोई आर्टिकल लिखा, जिसमें उसने सारी चीजें ट्रू लिखी हैं, बिल्कुल सच लिखी हैं, कुछ भी बनाकर नहीं लिखा है और फैक्ट्स लिखे हैं। अब वो पॉलिटिशियन या एमपी कहता है कि उसकी वजह से तो मेरा नाम खराब हो गया, उसकी वजह से मेरी डेफेमेशन हो गई। सो विल इट अमाउंट टू डेफेमेशन? नो। अगर आप कोई सच बात कह रहे हो, कोई ट्रू फैक्ट स्टेट कर रहे हो, तो इट विल नॉट अमाउंट टू डेफेमेशन। ठीक है, सो आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड डेफेमेशन होता क्या है और इसका एसेंशियल एलिमेंट क्या है। अब इसमें दो टाइप्स हैं डेफेमेशन के। देयर आर टू टाइप्स, वन इज स्लैंडर, अनदर वन इज लिबल। अब इन दोनों में फर्क क्या है? व्हेन डेफेमेशन इज इन द स्पोकन फॉर्म, it is called slander, and when it is in the written form, it is called libel. अब स्पोकन मतलब अगर आप कहीं पर स्कूल में या किसी पब्लिक प्लेस पे स्पीच दे रहे हो और किसी को डिफेम कर रहे हो, इट विल बी नोन एज स्लैंडर। जब आप रिटन फॉर्म में कोई न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिख के, कोई पेंटिंग बना के, कोई स्क्रिप्चर बना के किसी को डिफेम कर रहे हो, इट विल बी कॉल्ड एज लिबल। ठीक है, अब ये जो क्लासिफिकेशन है ये सिर्फ इंग्लिश लॉ में, यानी कि इंग्लैंड में फॉलो होती है, अपनी कंट्री में नहीं फॉलो होती है। अपनी कंट्री में हम सिर्फ एक चीज फॉलो करते हैं, ये डेफेमेशन का वन सिंगल कॉन्सेप्ट। अब जो ये डेफेमेशन है, डेफेमेशन टॉर्ट भी है और डेफेमेशन क्रिमिनल रॉन्ग भी है। यानी कि डेफेमेशन अगर कोई कमिट करता है तो वो इंडियन पीनल कोड के अंदर भी ऑफेंस है और उसको जेल में भेजा जा सकता है उस व्यक्ति को। ठीक है, अब इसके बाद नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन सेक्शन। सो आज हमने कौन कौन से इंटेंशनल टॉर्ट्स कवर किए हैं इंपॉर्टेंट? फर्स्ट हमने बैटरी असॉल्ट कवर किया, फिर हमने फॉल्स इंप्रिजनमेंट के बारे में बात की, एंड लास्टली वी डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ डेफेमेशन। उससे पहले हमने सोर्स ऑफ टॉर्ट लॉ पढ़ा, एसेंशियल्स ऑफ टॉर्ट लॉ पढ़ा, कि टॉर्ट लॉ का कॉन्सेप्ट ओरिजिनेट कहां से हुआ, हमने वो भी डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस के बारे में। सो फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच वी हैव विद अस इज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ टॉर्ट ऑफ लॉ? कि टॉर्ट लॉ का सोर्स क्या है, टॉर्ट लॉ ओरिजिनेट कैसे हुआ है? फर्स्ट ऑप्शन सेज कस्टम्स, बी सेज स्टैट्यूट्स, सी सेज जुडिशियल डिसीजंस, एंड डी सेज ऑल ऑफ द अबव। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? सी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि ना तो कस्टम्स में इसका ओरिजिन है, ना ही स्टैट्यूट्स में इसका ओरिजिन है। जो जुडिशियल डिसीजंस हैं हमारे, जो कोर्ट्स के डिसीजन, अलग अलग डिसीजंस आते हैं टाइम टू टाइम, वो ही हमारे टॉर्ट लॉ का बेसिक सोर्स है। ठीक है, नाउ आफ्टर दिस नेक्स्ट क्वेश्चन इज
द वर्ड टॉट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम विच लैटिन टर्म? अब ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो ये वर्ड टॉट है ये कहाँ से, लैटिन टर्म में कौन से वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है? इज इट टॉटू, इज इट टॉर्टस, और इज इट टॉटम, और टॉर्टुफ? सो इसका ये राइट आंसर है सी ऑप्शन, दैट इज टॉटम। टॉटम वर्ड से डिराइव किया गया है वर्ड टॉट, विच मीन्स व्हाट? विच मीन्स ट्विस्टेड। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड टॉट? जो ये वर्ड टॉट है इसका मतलब क्या है? डज इट मीन अनलॉफुल, ट्विस्टेड, लॉफुल और लीगल? दिस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, टॉट का मतलब होता है ट्विस्टेड फैक्ट। ठीक है, next question we have after this is, in which of the following tort there is a mere apprehension of injury and actual injury is not caused? यानी कि सिर्फ इंजरी का फियर होता है, डर होता है, एक्चुअल इंजरी कॉज नहीं होती है। इज इट ए असॉल्ट, बी बैटरी, सी फॉल्स इम्प्रिजनमेंट और डी डेफेमेशन? दिस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, जो हमने सबसे पहले कैटेगरी ऑफ टॉर्ट पढ़ा था असॉल्ट एंड बैटरी, असॉल्ट में सिर्फ आपको डर होता है कि आपको इंजरी कॉज हो सकती है, बट एक्चुअल इंजरी आपको कॉज नहीं होती है। सो द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विल बी ऑप्शन ए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हियर Ram throws hot waters towards Sham. Sham instantly moved away from that place. Which of the following torts is committed by Ram? तो राम ने पानी तो फेंका गरम शाम पर, बट वो उस पर लगा नहीं, इससे पहले कि उसको टच करता वो उठ के वहां से मूव कर गया। तो विच टॉर्ट हैज बीन कमिटेड? अब क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल हार्म कॉज नहीं हुआ है, एक्चुअल इंजरी कॉज नहीं हुई है, इट विल अमाउंट टू व्हाट? इट विल अमाउंट टू असॉल्ट। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। बैटरी कब होता है? जब वो पानी उस पर गिर जाता, तो फिर वो ज्यादा कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकता था, ज्यादा डैमेजेस क्लेम कर सकता था। ऑलराइट, आफ्टर दिस next situation is Ravi points a gun towards Shiv which did not contain any bullets. अब रवि ने शिव की तरफ गन पॉइंट की, जबकि रवि को पता है कि उस गन में कोई बुलेट्स नहीं है, एंड threatens to shoot him, और वो उसे डराता है कि मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। Then but Shiv did not know that gun was empty. बट जिसकी तरफ, यानी कि शिव की तरफ जिसकी तरफ गन पॉइंट की गई है, उसको नॉलेज ही नहीं है कि गन जो है वो एम्प्टी है। Will it amount to any tort? Yes, it will amount to what? It will amount to the tort of assault. यहां पर भी हम यूं कहेंगे assault has been committed, क्योंकि आपके इस एक्शन से शिव के माइंड में फियर ऑफ इंजरी क्रिएट हो गया है। ठीक है, नाउ आफ्टर दिस नेक्स्ट वी हैव which of the following is written form of defamation? तो written form of defamation कौन सी थी? मैंने आपको दो काइंड्स बताए, one was your libel, another was slander. Spoken form of defamation was slander and the written form was what? Libel. So the right answer will be option B. So seventh ka option B will be the correct answer. Next is knowledge of a third person essential for constituting the tort of defamation? ये भी मैंने आपको लास्ट में बताया कि डेफेमेशन का ऑफेंस तभी कॉन्स्टिट्यूट होगा जब किसी थर्ड पर्सन की नॉलेज में वो बात आती है, तभी तो हम कहेंगे रेपुटेशन लोअर डाउन हुई है। सो यस, नॉलेज ऑफ थर्ड पर्सन इज वेरी असेंशियल। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, हाँ जी। इज नॉलेज ऑफ द प्लेंटिफ अबाउट कन्फाइनमेंट नेसेसरी फॉर पनिशिंग फॉर द टॉर्ट ऑफ फॉल्स इम्प्रिजनमेंट? हाँ जी, क्या प्लेंटिफ की नॉलेज नेसेसरी है फॉल्स इम्प्रिजनमेंट के लिए? ये भी मैंने आपको बताया था, इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एसेंशियल्स जब भी आप किसी को फॉल्स इम्प्रिजनमेंट के टॉर्ट के लिए कमिट कर रहे हो। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज यस। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड? इनमें से कौन सा रिक्वायर्ड नहीं है टू कॉन्स्टिट्यूट द टॉर्ट ऑफ फॉल्स इम्प्रिजनमेंट? इंटेंशन रिक्वायर्ड है? यस। wrongful confinement रिक्वायर्ड है? यस। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट रिक्वायर्ड है? नो, क्योंकि यहां पर क्या था? रिस्ट्रेंट ऑन मूवमेंट, मतलब फ्रीडम आपकी खत्म हो गई और फ्रीडम रिस्ट्रिक्ट हो गई है। सो नॉलेज ऑफ प्लेंटिफ रिक्वायर्ड है? यस। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विल बी व्हाट? सी, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। ये एसेंशियल एलिमेंट नहीं है टू कॉन्स्टिट्यूट द टॉर्ट ऑफ फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, बल्कि इसका उल्टा होना चाहिए, यानी कि आपकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होनी चाहिए। सो दैट इज ऑल अबाउट द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक। सो टॉर्ट लॉ का पार्ट 1 हमने कवर कर लिया है, जिसमें हमने आपकी कुछ कैटेगरी ऑफ टॉर्ट्स कवर किए, टॉर्ट का मतलब जाना और उसके एसेंशियल एलिमेंट्स को भी डिस्कस किया।
अब इन द अपकमिंग क्लास, नेक्स्ट क्लास में हम डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ इंटेंशनल टॉर्ट्स पढ़ेंगे, नेग्लिजेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, और उसके अलावा अलग अलग तरह की लायबिलिटीज, एब्सोल्यूट लायबिलिटी, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, ये सारे कॉन्सेप्ट विद द इंपॉर्टेंट केस लॉज हम डिस्कस करेंगे. अब किसी भी बच्चे को कोई डाउट है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. आई विल बी एड्रेसिंग योर डाउट्स देन एंड देयर ओनली. So that's all for today's class. Thank you everyone. I hope all of you have understood everything that I have taught to you. In case of any doubts, ask me. I'll be addressing them. So thank you everyone. I hope you all have an amazing day ahead. Thank you.